अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद दिलशाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डी स्टडी ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में आप लोगों को मुबारक आज़िम आबादी के बारे में बताने वाला हूं, यानी चैप्टर 25 पढ़ाने वाला हूं। आज की इस चैप्टर में हम मुबारक आज़िम आबादी के बारे में बात करेंगे, उनकी पैदाइश, उनके वालिद का नाम, उनकी तालीम, उनकी किताब, शायरी और उनकी क्या क्या खासियत है, उनके मजमुआ क्या है, उनका कलाम का कलेक्शन क्या है, ये सारी की सारी बात बताऊंगा। और इसी के बाद गज़ल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात बताऊंगा। तो आपको एंड तक बने रहना है ताकि पूरी वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। तो ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर देखिए मुबारक आज़िम आबादी, मुबारक आज़िम आबादी, ठीक है। इनका नाम मुबारक आज़िम आबादी है। इनकी पैदाइश 1869 को ताजपुर में हुई है। कब हुई है इनकी पैदाइश? 1869 को। कहां पर लिखेंगे? 1869 को हुई है, ठीक है। कहां पर हुई है? ताजपुर। कहां पर हुई है? ताजपुर। अब इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम था फिदा हुसैन। क्या नाम था? फिदा हुसैन। समझ में आ गया ना? इनके पिताजी का नाम क्या था? फिदा हुसैन। ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, यानी 10th पास थे, यानी कि 10वीं का एग्जाम इन्होंने दे चुका था, 10वीं क्लास पास थे, लेकिन शायरी के अंदर बहुत ज्यादा इनको महारत थी। 10वीं क्लास पास, ठीक है। इतना समझ में आएगा। अब इन्होंने जो असल में महारत हासिल की वो फारसी के अंदर की है, फारसी के अंदर, इसी तरह उर्दू के अंदर। तो इनकी जो किताब है मीज़ानुत तिब और तिब्बुल कबीर, कौन सी किताब है? मीज़ान अतिब और तिब्बुल कबीर। समझ में आ रहा ना? ये इनकी दो किताब है जो कि फारसी जबान में है, बहुत ही फेमस और बहुत ही ज्यादा मशहूर है। अब इन्होंने जो शायरी है, इनके शागिर्द जो थे, इनके शागिर्द दाग दहलवी थे। कौन थे इनके शागिर्द? दाग दहलवी। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना? अब इसके बाद आपको याद रखना है कि इनकी खासियत में क्या है? दाग का रंग है। किनका रंग है? दाग का रंग है। ये जो किसके शागिर्द थे? बस में मारना, ये जो शागिर्द थे ये दाग दहलवी के शागिर्द थे। इससे पता चला कि जो दाग दहलवी थे ये उनके उस्ताद थे, ठीक है। कौन उस्ताद थे? दाग दहलवी उस्ताद थे। किसके? इनके, ठीक है। किनके? यानी कि मुबारक आज़िम आबादी के। बस में, यानी दाग दहलवी उस्ताद थे। किनके? इनके, ठीक है। किनके? यानी कि मुबारक आज़िम आबादी के। तो इतना चीज समझ में आया। अब यहां पर आपको यह याद रखना है कि इनकी शायरी के अंदर दाग का रंग ज्यादा मिलता है, क्योंकि दाग के शागिर्द थे तो जाहिर सी बात है दाग के अशार का जो रंग होता है वो नशो नुमा होता है, वो अंदाज होता है, वही अंदाज, वही तखय्युल मिजाजी इनके शायरी के अंदर भी नुमाया नजर आती है, यानी इनके शायरी के अंदर भी उसकी झलक मिलती है। तसव्वुफ भी है और रिंदाना गजल भी इन्होंने कहा है, और शराब के ऊपर भी बहुत सारी गजलें इन्होंने लिखी है। किन्होंने? मुबारक आज़िम आबादी साहब ने। अब इनके बारे में आपको खासियत पता चल गया ना? दाग का रंग इनके अशार में नजर आते हैं, ठीक है, नजर आते हैं। आगे आप लिख सकते हैं। अब इनका एक और चीज याद रखना है, मजमुआ। इन्होंने जो किताब लिखी है वो कौन सी किताब लिखी है? तो उस किताब का नाम है जलवाए दाग। क्या लिखना है? जलवाए दाग। समझ में आ रहा ना? जो कि 1951 में इशाअत हुई है। समझ में आया? 1951 में इशाअत हुई है। इतना याद रहेगा ना? मुझे लगता है इतनी चीज आपको याद रहेंगी, बहुत अच्छी तरह याद रहेंगी। यहां तक तो समझ में आ गया ना आपको? मजमुआ तक उनकी जो किताब है जलवाए दाग है, जो 1951 में शाये हुई है। इतना समझ में आया? अब यहां पर देखिए गजल। अब गजल के बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि गजल क्या होता है।
तो गजल के असल माने होता है लुग़वी माना औरतों से बातें करना, महबूब से बातें करना या इश्किया बातें करना, समझ में आ रहा ना, यानी कि औरतों से बातें करना, महबूब से बातें करना और दिल लगी वाली बातें करना, हंसी मजाक करना, ये सब गजल के माना मफहूम होते हैं। इतना समझ में आना। अब इसमें एक और चीज याद रखना है, ये जो बातें थी जो गजल में बहुत सारे अशार जो कहे जाते थे वो महबूबा के ऊपर कहे जाते थे, लेकिन आज के जमाने के गजल में बहुत सारे मसाइल की तर्जुमानी की जाती है। जैसे कोई भी मसला हो गया, कोई भी दौर हाजिर में जो मसला चल रहा है या उसमें जो परेशानियां आ रही है या हुकूमत को कुछ कहना है तो उस गजल के तहत भी बहुत सारे शायर अपनी अपनी बातों को रख देते हैं। तो इससे बातें समझ में ये आई कि गजल के अंदर महबूबा की तो तारीफ की ही जाती है, लेकिन दौरे हाजिर के मसाइल को भी उसमें शामिल किया जाता है। इतना समझ में आना। अब एक और चीज याद रखना है गजल ही के अंदर कि इसके जो है लाइन जो देख रहे हैं ना, यहां पर देखिए ये लाइन, ये 2 लाइन, फिर ये 2 लाइन, ये 2 लाइन। किसी किसी गजल में 8 लाइन का गजल होता है, किसी में 14 लाइन का गजल कहलाता है, किसी में 10 लाइन का गजल कहलाता है। तो ये जो इसकी कैद नहीं है, कोई 16 लाइन तक पहुंच जाता है उसको भी गजल ही कहते हैं। इतना समझ में आना। तो इससे पता चला कि इसके लाइन के अंदर कोई कैद नहीं है, मज़ामीन के अंदर भी कोई कैद नहीं है, अशार के अंदर कैद नहीं है। इतना समझ में आ गया ना। कई अशार भी हो सकते हैं एक गजल के अंदर। अब आपको एक और चीज याद रखना है, काफिया। गजल के अंदर जो महत्वपूर्ण किरदार अदा करती है वो क्या है? काफिया। अब काफिया क्या होता है? जैसे आप जो 2 अशार देख रहे हैं, यहां पर 2 अशार, फिर यहां पर 2 अशार, फिर यहां पर 2 अशार, फिर यहां पर 2 अशार, सब अशार यहां पर ही खत्म हो रहा है कि नहीं? इसी को कहते हैं काफिया। समझ में आ रहा ना? यानी कि तवाजुन बिल्कुल बराबर है, एक ही जैसे सबके लास्ट में हरफ आपको दिख रहा होगा। इतना समझ में आ गया ना। अब एक और चीज याद रखना है कि इसका आगाज कहां से हुआ। गजल का मतलब समझ में आ गया। अब इसका आगाज कहां हुआ? तो कहा जाता है कि गजल की इब्तिदा बहुत पहले से शुरू हुई है, लेकिन गजल को जो खास इम्तियाज बख्शा या खास मेयार बख्शा उनका नाम है वली दकनी। क्या नाम है उनका? वली दकनी। वली दकनी, यानी वली दकनी से गजल का आगाज हुआ है। समझ में आ रहा ना? गजल का आगाज किससे हुआ है? वली दकनी से आगाज हुआ है। वैसे तो आगाज बहुत पहले से हुआ है, लेकिन गजल को जो खास मेयार मिला, खास अच्छा इम्तियाज मिला, वो किन के जमाने से मिला? वली दकनी के जमाने से। इतना समझ में आया ना? मुझे लगता है इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन फिर ये क्या हुआ? वली दकनी ने खास मेयार तो बख्श दिया। अब जब ये शिमाल में यही गजल पहुंचा इनके जरिए से, किनके जरिए से? वली दकनी के जरिए से। तो फिर मीर, मोमिन, गालिब, ज़ौक़, ये लोग पैदा हुए। फिर कौन? मीर, मोमिन, गालिब, ज़ौक़, ये 4 बड़े बड़े शायर किनके जमाने के बाद पैदा हुए हैं? वली दकनी के बाद ही इन लोगों ने गजल गोई में अपना पंजा आजमाया, अपने आप में संभाला, यानी कि संवारा, अपने गजल को संवारा। किन्होंने? वली दकनी के बाद। कब? जब इन्होंने, वली दकनी ने अपने गजल को कहां पहुंचा दिया? जुनूब की तरफ पहुंचा दिया, शिमाल की तरफ पहुंचा दिया। तो फिर वहां से शिमाल से कौन कौन लोग पैदा हुए हैं? उनका नाम है मीर, मोमिन, गालिब और इसी तरह ज़ौक़। इतना समझ में आ गया ना। और उसके बाद भी फिर बहुत सारे लोग पैदा हुए हैं जिनका नाम इकबाल है, फैज है, फिराक है। ये सारे के सारे शायर लोग किनके बाद हुए हैं? वली दकनी के बाद हुए। तो पता चला आगाज किन से हुआ है? वली दकनी से हुआ है। और अंजाम तो अभी बहुत शायर है, जैसे मीर है, मोमिन है, गालिब है, उसके बाद फिर क्या है? कौन है? इकबाल है, और इकबाल के बाद फैज है, फिर क्या है? फिराक है। यानी इन्होंने इनके बाद ही गजल गोई में पंजा आजमाई किया है। तो मुझे लगता है इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसमें से कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे से आसानी के साथ पूछ सकते हैं। समझ में आ रहा ना? कोई भी दिक्कत मुझे नहीं लगता है कि अब आपको कोई दिक्कत इसमें पेश आएगी। तो अब हम आपको सवाल हल करते हैं। सवाल के अंदर जो भी बातें होंगी सारी की सारी बातें आपको बताई जाएंगी। तो चलिए अब यहां पर सवाल हल करते हैं। एक एक सवाल आपका हल करा करके देता हूं मैं। पहला सवाल यहां पर देखिए, मुबारक आजिम आबादी कहां पैदा हुए? मैंने आपको बता भी दिया, ताजपुर, दरभंगा, बिहार में। सवाल नंबर 2,
मुबारक अजीम आबादी की साल पैदाइश क्या है? तो 1869 आपको लिख देना है। इसी तरह तीसरा नंबर सवाल, मुबारक अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ? तो 1958 में उनका इंतकाल हुआ। ठीक है। सवाल नंबर 4, मुबारक अजीम आबादी के वालिद का नाम क्या था? वो भी मैंने आपको बताया, फिदा हुसैन। सवाल नंबर 5, उर्दू शायरी में मुबारक अजीम आबादी के उस्ताद कौन थे? तो मैंने बता भी दिया कि दाग उनके उस्ताद थे। दाग का नाम असल में दाग दहलवी है। सवाल नंबर 6, फारसी शायरी में मुबारक अजीम आबादी के उस्ताद कौन थे? तो आपको जवाब देना है, फारसी शायरी में मुबारक अजीम आबादी के उस्ताद हकीम अब्दुल हमीद थे। हकीम अब्दुल हमीद थे। सवाल नंबर 7, मुबारक अजीम आबादी के शेरी मजमूए का नाम लिखिए। तो आपको लिख देना है जलवाए दाग। क्या लिख देना है? जलवाए दाग। सवाल नंबर 8, मुबारक अजीम आबादी का शेरी मजमुआ कब शाये हुआ? तो 1951 को शाये हुआ। यह मैंने आपको बता भी था इससे पहले। सवाल नंबर 9, हुकूमत हिंद ने मुबारक अजीम आबादी की अदबी कारगुजारियों का एतराफ कब किया? तो उनके बारे में आपको लिख देना है कि हुकूमत हिंद ने 1954 में किया है। हुकूमत हिंद ने उनका कारकर्दगी का जो एतराफ किया है 1954 में किया है। सवाल नंबर 10, हुकूमत हिंद ने मुबारक अजीम आबादी की अदबी कारगुजारियों का एतराफ करते हुए कितना वजीफा मुकर्रर किया है? तो आपको लिखना है 100 रुपया। कितना लिखना है? 100 रुपया वजीफा मुकर्रर किया है। इतना मुझे लगता है समझ में आपको आ गया होगा। अब सवाल नंबर 1, मुबारक अजीम आबादी ने हैदराबाद के सफर में किससे मुलाकात की और किसके यहां कयाम फरमाए? तो आपको लिख देना है सफर में हैदराबाद के सफर में सर अब्दुल अजीज से मुलाकात की और उन्हीं के यहां कयाम किया जो उन दिनों एक अहम वजीर थे। उनके बारे में आपको इस तरह लिख देना है। सवाल नंबर 2, मुबारक अजीम आबादी ने किसके हाथ पर बैत की? तो आपको लिख देना है सैयद शाह बदरुद्दीन के दस्ते मुबारक पर उन्होंने बैत की। सवाल नंबर 3, इल्म तिब पर मुबारक अजीम आबादी ने जो किताबें लिखी उनका नाम बताइए। तो आपको नाम लिख देना है मिजानुत तिब और तिब्बुल कबीर। सवाल नंबर 4, दोनों गजलों के काफियों की पहचान कीजिए और किस गजल में कितने काफिया हैं उनकी तादाद लिखिए। तो आपको बता देना है कि मुबारक अजीम आबादी की ज़ेर निसाब पहली गजल के काफिये दर्ज झेल है खो, जो, बो, रो और हो। ये सब आपको लिख देना है ताकि आपको समझ में आ जाए। समझना। दूसरी गजल के काफिया आपको इस तरह लिख देना है। सवाल नंबर 1, मुबारक अजीम आबादी पर किसका रंग नुमाया है? तो मैंने आपको बताया कि तकरीबन 14 बरसों तक दाग से इस्लाह सुखन लेते रहे, यानी दाग से इन्होंने पढ़ा, इन्होंने पंजा आजमाई किया और पढ़ करके उनसे तरबियत भी हासिल की और तरबियत हासिल करने के बाद अशार में भी उन्होंने बहुत सारी बातें उनसे पूछी। ठीक है। सवाल नंबर 2, मुबारक अजीम आबादी के कलाम में दाग के रंग के अलावा और कौन से रंग नुमाया है? तो आपको बता देना है कि दाग के रंग के अलावा तसव्वुफ का रंग भी उनके अशार के अंदर नुमाया है। सवाल नंबर 3, मुबारक अजीम आबादी के कलाम की खुसूसियात बयान कीजिए। तो आपको इस तरह उनके कलाम की खुसूसियात लिख देना है। सवाल नंबर 4, निसाब में शामिल कलम ये देख रहे हैं ना, इसको उतार लेना आपको कॉपी पर। निसाब में शामिल मुबारक अजीम आबादी की किसी एक गजल के अदबी महासिन कलम बंद कीजिए। तो किसी एक गजल के बारे में अदबी महासिन इस तरह आपको लिख देना है। ठीक है। चलिए, दर्ज झेल साबिक़े और लाहिक़े से नए अल्फाज बनाइए। साबिक़े और लाहिक़े जो होते हैं मैंने आपको बताया भी था और उनके बारे में आप इस तरह पूरा का पूरा आप उतार सकते हैं। समझ में आ गया ना? मुबारक अजीम आबादी ने कहां सुकूनत इख्तियार की? तो पटना सिटी में उन्होंने सुकूनत इख्तियार की थी। अब सवाल नंबर 2 है, मुबारक अजीम आबादी कोलकाता गए तो जिस शायर से मुलाकात की उनका नाम क्या था? तो उनका नाम क्या था भाई? वहशत नाम था। क्या नाम था? वहशत। ठीक है। सवाल नंबर 3, मुबारक अजीम आबादी सैयद इमदाद इमाम असर के रिश्ते में क्या लगते थे? तो भांजी दामाद लगते थे। आपको यहां पर नजर भी आ रहा होगा। मौत के वक्त मुबारक अजीम आबादी कितने बरस के थे? तो 90 साल की उनकी उम्र थी। मुबारक अजीम आबादी की तालीम कहां तक हुई? तो आपको लिख देना है मैट्रिक तक उनकी तालीम हुई। तो मुझे लगता है इतनी चीज आपको समझ में आई होगी।
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया था, लेकिन पूरी की पूरी बात समझ में आई होगी। तो आशा करते हैं आपको ये कोई भी कंफ्यूजन अब बाकी नहीं रहा होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।